हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अभी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 5 जून 2025 को आयोजित एनटीपीसी परीक्षा के मेमोरी बेस्ड प्रश्न जो तीनों शिफ्टों से लिए गए हैं। हर एक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि इससे जुड़े संभावित प्रश्न और कॉन्सेप्ट आने वाली परीक्षाओं में कैसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के शिफ्ट जो भी प्रश्न संभावित होंगे आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो इसमें आपके जो शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था आपका प्रश्न सामान्य जागरूकता से, आप देख लीजिए कि सामान्य जागरूकता से पूछा गया था कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आपका तमिलनाडु में। अगला प्रश्न पूछा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न पूछा था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है केरल में। इस समय हम आपको पहले संक्षिप्त में आपको बता देंगे कि किस किस शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से, और उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उसके बाद संभावित जो प्रश्न बनने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गणित से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके लाभ हानि से, प्रतिशत से, औसत से, समय और कार्य से, आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था, आपका ज्यामिति, त्रिकोणमितीय और सरलीकरण जैसे विषयों से आपके प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा था आपका कि प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम आपकी कौन थी। ये थी मुंबई इंडियंस। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था कि एफटीपी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था कि सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। तो आपका ये अनुच्छेद आपके 148 में दिया गया है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो ये आपका संविधान संशोधन अनुच्छेद 19(1) क में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न पूछा था आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रैंक क्या थी। तो इसका जो रैंक था 64वां स्थान आपका था। कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी। तो ये आपकी थी 129। अगला प्रश्न पूछा था श्वेत क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो ये आपकी दूध से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा था तो इसका जो होगा अनुच्छेद 32। ये सभी प्रश्नों को चर्चा हम करेंगे। पहले देख लेते हैं कि तीनों शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद सभी प्रश्नों को हम एक एक करके व्याख्या करेंगे और संभावित आने वाले प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी। ये थी आपकी 129। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो दूध से। चलिए, अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें दिया गया है। तो दिया गया अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न पूछा था कि ओपनहाइमर फिल्म के निर्देशक कौन थे आपके। तो ये थे आपके क्रिस्टोफर नोलन। अगला प्रश्न आपका पूछा था कि पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कहां से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अनुच्छेद 144 संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका समान नागरिक संहिता से। अगला प्रश्न दिया था कि पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। तो ये आपके पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। प्रश्न संख्या 13 आपका पूछा था उसमें कि तख्त ए बाही बौद्ध मठ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पाकिस्तान में। भारत के पूर्वी सीमावर्ती राज्य आपके कौन कौन है। तो आपके जो पूर्वी सीमावर्ती राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, जो कि दार्जिलिंग का हिस्सा है। था आपका कि पेड़ों की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव। तो जड़ों की सड़न या पौधों का मरना हो सकता है। चलिए, अब रीजनिंग से जो सवाल पूछे गए थे उसको देख लीजिए। रीजनिंग के सवाल आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे, रक्त संबंध से पूछे गए थे और दिशा ज्ञान श्रृंखला से पूछे गए थे, पहेलियां और आरेख से और पेपर फोल्डिंग जैसे विषयों से प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो ये सभी आप जो रीजनिंग के हैं इसको आप अच्छे से देख के लगा के जाइएगा। चलिए, शिफ्ट जो 2 हुआ था आपका उसमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न और कहाँ से पूछे गए थे। तो उसमें एक सवाल था कि मैंने एक रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ के लिए उन्हें कितने में बेचना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा आपका
1.75। तो ऐसे प्रश्न जो हों आप लगा के जाइएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? तो कौन है? तो ये है आपके जॉन मैकार्थी। शिफ्ट 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे, इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। चलिए, जीएसटी किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो ये आपका पेश किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए, शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था आपका कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो अली बंधु, और अली बंधु थे जिसमें आपके शौकत अली और मोहम्मद अली थे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था आपका कि 2024 में WPL फाइनल किसने जीता? तो WPL में फाइनल किसने जीता? तो ये आपका जो जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, यानी RCB ने। भारत में अनुसंधान एवं विकास बजट का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो यह है आपका GDP का 0.64%। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा था, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न पूछा था कि मूत्र का pH मान क्या है? तो इसका जो pH मान होता है वो होता है आपका 6। प्रधानमंत्री जन मन योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका जनजातीय समूह से संबंधित है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें आपका जेंडर इक्वालिटी में इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 108वां है, जो कि 193 देशों में से। चलिए, प्रश्न पूछा था आपका कि लकड़ी का जलना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह है आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, गणित के आपके प्रश्न जो पूछे गए थे शिफ्ट 2 में, आपके संख्या श्रृंखला से, सरलीकरण से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, प्रतिशत से और लाभ हानि से, समय कार्य जैसे विषयों से प्रश्न आपके पूछे गए थे। रीजनिंग के जो आपके सवाल पूछे गए थे, आपके इनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पहेलियां, रक्त संबंध, श्रृंखला, सिलोसिज्म जैसे विषयों से प्रश्न आपके इसमें पूछे गए थे। चलिए, शिफ्ट 3 की बात करते हैं। तो इसमें जो आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य जागरूकता, तो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की संख्या इसमें अधिक थी। जो शिफ्ट 3 हुआ था उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक थी। वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपके पूछे गए थे। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हुई हैं उस पर प्रश्न पूछे गए थे आपके। और गणित से जो प्रश्न पूछे गए थे आपके शिफ्ट 3 में, गणित के प्रश्न थोड़ा आसान थे और मध्यम के स्तर के थे 3 शिफ्ट में। चलिए, अब विस्तार से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे और उसके उत्तर देखते हैं, और उससे संबंधित जो आने वाले जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उस पर भी चर्चा करते हैं। 2025 का फाइनल IPL किसने जीता? यानी कि WPL 2025 का फाइनल किसने जीता था? तो ये आपके जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन था आपका। टूर्नामेंट 4 स्थानों पर खेला गया था, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको विस्तार से हम लोग देख सकते हैं। 2025 महिला प्रीमियम लीग WPL संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं। ये आपका खजूर जो आपकी तिथि है आपकी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 तक। इसके जो प्रशासक थे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। इसमें देखिए जो क्रिकेट का प्रारूप था वो आपका 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारूप, डबल राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ। ये सब इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। जो चैंपियन थे इसमें मुंबई इंडियंस, दूसरा खिताब। रनर अप था आपका दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला था आपका नेट स्टीवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस। सबसे ज्यादा रन तो ये बनाया था आपका नेट स्टीवर ब्रंट, जो कि 523 रन। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तो ये थे आपके अमेलिया केर और हेले मैथ्यूज, जो कि 18 विकेट। टीमों की संख्या कुल आपकी 5 टीमें थी। मैचों की संख्या आपकी 22 मैच टोटल। और मुख्य स्थान जो आपके हुए थे बड़ोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई। और भाग लेने वाली टीमें जो थी उसको भी देख लेते हैं। आपकी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और
इसमें आपके यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये आपके संजय मूर्ति, उन्होंने इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, जिससे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनने की संभावना है कि आपके संजय मूर्ति, उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के 15वें सीएजी हैं और वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी आपके वी नरहरि राव थे। ये प्रश्न आपके बनने की संभावना है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए इससे संबंधित और कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि भारत के सीएजी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग IAAD का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्यों दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सब टॉपिक आप देखते जाइएगा, दिमाग में रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपकी बनने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था आपका कि पूर्वी तट रेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? तो जो आपके पूर्वी तट रेखा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों से यह जुड़ी है। तो पूर्वी तट रेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जुड़ी है। चलिए और इससे संबंधित प्रश्न और याद रखिएगा कि गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, तो इसकी लंबाई आपकी 1600 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न आपकी पढ़ने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था आपका पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया के द्वारा चलाया गया था। यह 1817 में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके आने की जो संभावना है उससे देख लेते हैं कि ताना बखत आंदोलन यह आपका 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः उरांव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति के द्वारा आपका शुरू किया गया था, उरांव जनजाति। चलिए जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों की सरकारी प्रथाओं के खिलाफ था। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा था आपका अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगला जो प्रश्न पूछा था आपका CCPI 2025 यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो इसमें आपका 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपका CCPI में 63 देशों और यूरोपीय संघ EU के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन करता है। ये 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस CHG उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे वे सूचकांक का केंद्र बन गए हैं। जो प्रश्न पूछा था आपका, इस प्रश्न का ये आपका उत्तर है। चलिए अगला जो प्रश्न आपका पूछा था कि लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान रहा? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की लैंगिक असमानता सूचकांक में 102वां स्थान था। चलिए इसका मतलब है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत 102वें स्थान पर है और कितने देशों में? 193 देशों में से। इसके बारे में और देख लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 में से भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 0.685 है और यह 193 देशों में से 193 देशों में 130वें स्थान पर है। ये सभी पॉइंट आप
याद रखिएगा, जिससे प्रश्न बनने की संभावना अगले आने वाले एग्जाम में बन सकती है। अगला प्रश्न पूछा था कि नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? तो अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी दर आपकी 5.1 है। इससे रिलेटेड आपके नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर आपकी कितनी हो गई? 3.2% हो गई है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें दिया था कि वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? ये प्रश्न आपके झारखंड राज्य से पूछा हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024। झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आपकी बीजेपी नेतृत्व वाले NDA ने आपकी 24 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने आपकी 24 सीटें और आपके जो JMM के नेतृत्व वाली जो गठबंधन जो सरकार थी, वो आपके 81 में 56 सीटें जीत हासिल की। चलिए, अब को देख लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपको पूछा था रसायन विज्ञान से कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस में थोड़ा एसिड मिलता है? तो इसमें आपकी जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि जो अमोनियम आयन होता है यह NH4 पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आयन H+ को जारी करता है। यह प्रतिक्रिया अमोनिया क्लोराइड को थोड़ा अम्लीय बना देता है। ये जो आपके जितने भी व्याख्या किए जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ है? तो गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। यह राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारत में मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका विमान या कलशम। इससे संबंधित प्रश्न याद रखिएगा, जो परीक्षा में बनने की संभावना है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ माइंड में याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो था आपका कंप्यूटर से, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो पहली बात की CPU का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर को ब्रेन, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जो CPU को आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU को 3 मुख्य घटक हैं, जैसे कौन कौन? ALU, CU और रजिस्टर। इन 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। जो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? चलिए, ये प्रश्न आप पूछे थे, तो आपके भारत में जो आपके कई शहर हैं जो 24 डिग्री के ऊपर अक्षांश पर स्थित हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कुछ प्रमुख शहर हैं जो इस प्रकार हैं, जिसको देख लेते हैं। पहला है राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश भोपाल, और तीसरा है उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो आपके जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिसमें आपके विकल्प दिया हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल। बाकी ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए, साबरमती, अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो ये आपको होती है अरावली पर्वतमाला में, राजस्थान के उदयपुर जिले में केपुर गांव के पास होता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था आपका कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में हटने का फैसला किया? तो इसमें आपका फरवरी 2025 को पनामा में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया। और इससे संबंधित आप याद रखिएगा डाटा कि यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में
चिंताओं पर अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया था। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपको दिया था कि मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिका देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की घोषणा की थी? तो ये आपको किया था कोलंबियो। कौन किया था? कोलंबियो। चलिए अगला प्रश्न है कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इससे संबंधित प्रश्न याद रखिएगा कि उन्होंने 1885 में इस कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान देशों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। कि राजा राम मोहन राय ने आत्मसभा की स्थापना आपकी की थी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं कि 97वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जो कि 9B जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक आपका सहकारी समितियां हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसमें पॉइंट आप याद रखिए कि अनुच्छेद 19(1)C में इस संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने को मौलिक अधिकार बनाया, और यह संशोधन आपका कब किया गया था? 2011 में किया गया था। और इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना था। ये पॉइंट आप याद रखिए, इससे प्रश्न आपके बनने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपके रसायन विज्ञान से जो प्रश्न थे, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो उदाहरण आपके हैं याद रख लीजिए। दूध से दही बनना रासायनिक ये अभिक्रिया है, और लोहे पर जंग लगना ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ऑप्शन में दिया हो मोमबत्ती का पिघलना, तो वो आपका भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए भोजन का पाचन भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है, और पौधों का संश्लेषण और किण्वित या अंगूर, ये जो किण्वित अंगूर है ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ये प्रश्न आपका पूछा था उसमें यह विकल्प दिया हुआ था कि लकड़ी का जलना दहन नामक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये रहे आपके 5 जून 2025 को आयोजित NTPC परीक्षा के मेमोरी बेस्ड प्रश्न, जो तीनों शिफ्टों से लिए गए थे। और आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी शिफ्ट के एग्जाम के प्रश्न जो मेमोरी बेस्ड होंगे उसको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।